जय हिंद दोस्तों, मैं आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और इससे पहले देखिए कि फिजिक्स का मास्टर वीडियो देखे थे लोग, और ये एनसीईआरटी सार का मास्टर वीडियो है। और इसमें हम लोग रसायन शास्त्र का मास्टर वीडियो देखेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जीके प्लान टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। इसमें देखिएगा कि दिया गया है परमाणु, पहला जो चैप्टर है, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका हो जाएगा अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। तो ये आप याद रखेगा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों के समान संख्या होता है इसीलिए। तो ये याद रखेगा। आगे देखिए थोड़ा सा, इसमें दिया गया है रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अभिविन्यास से हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो परमाणु नाभिक में देखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में होता है, जैसे ये कक्षा हो गया तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहता है लोग। आगे दिया गया है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो उसे समस्थानिक बोला जाता है। तो ये आप याद रखेगा। हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में देखिए कि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो आपका प्रोटॉन देखिएगा कि 1837 अनुपात 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे दिया गया है किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ये पाउल का नियम बोला जाता है। वह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। एक इसका समस्थानिक देखिए तो प्रोटियम होता है, और एक ड्यूट्रियम होता है, और ट्राइटियम होता है। तो इन सब की का नाम देखिए कि भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे दिया गया है कुछ अपव्यय परमाणिक कण है, और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए कि ये मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग। परम आवेश यानी कि इसका कूलम संख्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ सापेक्षिक आवेश दिया गया है, और यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, यहाँ लगभग द्रव्यमान दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे खोजकर्ता दिया गया है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम पूछता है, तो जे थॉमसन याद रखेगा। और उसके बाद देखिए कि इसके कूलम, परम आवेश कूलम कितना होगा? तो -1.6022 इंटू 10⁻⁻90 होगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सापेक्ष आवेश जो देखिए कि -1 हो जाएगा। द्रव्यमान देखिए तो ये केजी में 9.1094 इंटू 10⁻31 हो जाएगा, और लगभग द्रव्यमान इसका 0 के आसपास होता है। खोजकर्ता देखिए तो जे थॉमसन है खोजकर्ता। प्रोटॉन देखिए तो प्लस में ये रहता है, प्रोटॉन हमेशा आपका पॉजिटिव। तो इसमें देखिएगा 1.6022 इंटू 10⁻90 हो जाएगा। और सापेक्ष आवेश देखिए तो +1 है, और द्रव्यमान केजी में देखिए तो 672 इंटू 10⁻27 दिया गया है। तो इतना इसका द्रव्यमान हो जाएगा, और लगभग द्रव्यमान जो होगा तो 1 हो जाएगा। और प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। न्यूट्रॉन का देखिए तो इसे n से डिनोट किया जाता है, और इसका 0 आवेश होगा, और सापेक्षिक आवेश भी 0 होगा। इसका अगर केजी देखिए द्रव्यमान तो 1.67493 इंटू 10⁻27 हो जाएगा। तो देखिएगा इसका लगभग द्रव्यमान देखिएगा म्यू में तो 1 हो जाएगा, और इसके खोजकर्ता न्यूटन है। तो ये याद रखेगा। यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ से भी आते रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होगी, तो ये आपका सर्वाधिक हो जाएगा पोलोनियम, जिसका संख्या 33 है। तो ये याद रखेगा। आगे दिया गया ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई
अणु होता है, तो ये भी आपको पता होगा। चलिए इसके बाद देखिए कि तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर मॉडल हो जाएगा। परमाणु में देखिएगा कि प्रोटॉन कहाँ स्थिर होता है, तो नाभिक के भीतर होता है। देखिए कि जैसे ये परमाणु हो गया तो इसके नाभिक यानी केंद्र के अंदर होगा, तो ये आप याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले हो जाएगा। वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध किससे संबंधित होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है SO2 हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। आगे दिया गया है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो एंटोवाइड लेवेजियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था, तो यौगिक परमाणु इसका नाम दिया गया था। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है, तो ये आपको याद रखना है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, तो CO2 में होता है। हाइड्रोजन हेलाइट का बढ़ता आयनिक लक्षण है, तो यहाँ पे बता दिया गया है, तो एक बार देख लीजिए। हीलियम हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो डी ब्लॉक से है। अगला है कि उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व का संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है, तो अस्थायी कण है न्यूट्रॉनो, तो ये हो जाएगा। देखिएगा कि मेडलिव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परम भारों के आवर्त फलन होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए, तो इस टॉपिक में देखेंगे लोग अम्ल, क्षारण एवं लवण के बारे में इसमें देखेंगे लोग। तो चलिए देखा जाए। देखिए कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और साइट्रिक अम्ल का सूत्र देख लीजिए C6H8 और O7 की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसे क्षारीय विलयन बोला जाता है। और इसका सूत्र देखिए कि Na2 और CO3 हो जाएगा। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है, तो देखिए कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो रहता है उसका संचयन हो जाता है। आगे देखिए कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो अलेक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। C2H2 और O4 हो जाएगा। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो टार्टेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पी सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र देखिए कि H2SO4 होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल होता है और इसका सूत्र देखिएगा C4H6 और O5 हो जाएगा। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। विरंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र देखिए तो CaOCl और Cl हो जाएगा, तो ये आप याद रखेगा। जल में यह पूर्णतः विलय होता है, यानी कि जल में पूरी तरीके से ये मिल सकता है। इसको थोड़ा सा पहले ऊपर देख लिया जाए, उसके बाद इसको देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नीला थोड़ा क्या है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट है और इसका रासायनिक सूत्र देखिए कि CuSO4 और उसके बाद 5H2O हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है, तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अनुपस्थित होता है। आगे देखिए कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का pH मान देखिएगा कि 7 से कम होगा। तो देखिए pH मान थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में समझा दें, उसके बाद देखिएगा। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ये तो आपको इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया। और pH मान को 3 प्रकार से देख सकते हैं लोग। एक देखिएगा कि उदासीन, तो उदासीन जो होगा ये 7 होगा और जो 7 से कम होता है उसे अम्लीय बोला जाता है। तो 7 से लेके आपका 1 तक ये अम्लीय हो जाएगा, यह 0 भी मान लीजिए। और 7 से जो ज़्यादा होगा उसे क्षारीय बोला जाता है। तो ये 7 से लेके 14 तक होता है इसका मान, तो इसी के बीच में क्षारीय होगा, तो ये आप याद रखिएगा। अम्लीय जो देखिए कि ये थोड़ा सा खट्टा लगता है और ये कड़वा लगता है।
तो इसमें देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, तो इसमें देखिएगा कि आपका कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र देखिएगा इसका, तो CaSO4 होता है। दूध से दही बनाने में, सॉरी थोड़ा सा गला फंस गया था, तो देखिए दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। और इसका सूत्र देखिएगा तो C3H6 और O3 हो जाएगा। आगे देखेंगे लोग कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे ज़रूर आपको याद रखना है। और आगे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसका सूत्र होता है H2SO4। तो ये याद रखिए। मृदा में सर्वाधिक अम्ल युक्त वाला तत्व कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए, तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण अम्ल, उसके स्रोत और उपयोग दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहाँ पे आपका अम्ल हो जाएगा यानी एसिड, और यहाँ पे उसका सोर्स यानी कि स्रोत दिया है और इसका उपयोग दिया गया है। तो देखिए कि सिट्रिक एसिड जो C6H8 और O7 हो जाएगा, किसमें पाया जाता है, तो नींबू, संतरा, टमाटर जो खट्टा फल होता है उसमें। धातु की सफाई में प्रयोग किया जाता है, खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है और चमकदार नमक बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कि एसिटिक अम्ल हो जाएगा, तो CH3 और COOH इसका रासायनिक सूत्र है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये सिरका में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए ये काम में आता है, परिरक्षण यानी उसको प्रिजर्व करने के लिए। फॉर्मिक एसिड देखिए कि ये मधुमक्खियों की चींटी के डंक में पाया जाता है और इसका सूत्र देखिएगा तो HCOOH हो जाएगा। और देखिए कि कार्बनिक संश्लेषित रंगाई आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कि लैक्टिक एसिड C2H4OH और COOH खट्टा दूध एवं दही, ये हो जाएगा खाद्य परीक्षण में स्वाद कारक के रूप में, तो ये हो जाएगा। एस्कार्बिक एसिड देखिएगा कि C6H8 और O6 हो जाएगा। आंवला, पपीता और ब्रोकली हो जाएगा। विटामिन सी में प्रयोग में लाया जाता है, और सॉरी विटामिन सी में ये पाया जाता है। इसके बाद देखिए टार्टेरिक एसिड C4H6 और O6 हो जाएगा। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कि ऑक्जेलिक एसिड जो C2H2 और O4 हो जाएगा। पालक और टमाटर में ये पाया जाता है। देखिए कि कपड़ों की रंगाई और बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखा जाए। देखिए नाइट्रस अम्ल, इसका सूत्र HNO3 हो जाएगा। फिटकिरी और सोडा के रूप में इसका मतलब कि इसमें पाया जाता है। एक्वारेजिया, इसका प्रयोग देखिए सोना के साफ करने में किया जाता है। विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट इंजनों में ऑक्सीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड देखिएगा कि H3BO3 हो जाएगा। बोरेक्स, ओरासाइट और शराब में ये पाया जाता है। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक और लुब्रिकेट के रूप में इसे मतलब कि इसका यूज है, उपयोग है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें आगे देखिए इसी में का ये पाठ है। देखिए कि कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और सिल्वर आयोडाइड का सूत्र होता है AgL हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, तो क्योंकि जल अपघटन के कारण होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका कठोरता दूर किया जाता है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है, तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड छोड़ा जाता है, तो ये तो हम लोग अभी जानते हैं लोग। कौन सी गैस अग्नि सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में तथा क्षारक जो रहता है लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तन कर देता है, तो ये आपको याद रखना है। घरों में सिरका कैसे बनता है, तो स्टार्च के क्यूनन के द्वारा सिरका बनाया जाता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद आता है, तो देखिए कि कोका कोला में
फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होगा, तो इसका मतलब कि शुद्ध जल उदासीन होता है। अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो एसिटिक देखिएगा कि अम्ल मिलाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, जिसे सिरका के नाम से भी जाना जाता है। अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पेपर और फिनाफ्लेलिन मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कि क्षारक जो रहता है लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तन कर देता है, और मेथिल ऑरेंज देखिएगा को पीले रंग में, और फिनाफ्लिन को गुलाबी रंग में परिवर्तन कर देता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 और NO2 हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का जलीय विलयन का क्या कहलाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है, तो ये आप याद रखेगा। और किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था, तो सोरेनस के द्वारा मापा गया था, तो ये याद रखेगा। आगे दिया गया है कि गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज वाली वनीला का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए कि ये लवण है और उसका उपयोग है, तो देखिए कि ये थोड़ा सा फोटो खींचने में गड़बड़ा गया है, लाइटिंग ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसको एडिटिंग में दिखने लायक तो बन ही जाएगा, और हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई देगा ही। सोडियम क्लोराइड NaCl ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। भोजन निर्माण और अचार के परीक्षण हेतु अत्यंत जहाँ पे ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH3 हो जाएगा, और इसे कास्टिंग सोडा बोला जाता है रासायनिक में। देखिए कि साबुन निर्माण में, कागज निर्माण में, अपमार्जन के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़े निर्माण में उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी बोला जाता है Ca हो जाएगा, और OH2 हो जाएगा। चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, और अम्लीय मृदा में और जल एवं गंदे नाले के उपचार के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट देखिए कि इसका Na2 और CO3 होता है, जिसे धुआं सोडा के नाम से जाना जाता है। कांच में, कागज और साबुन और ईंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आंध्र अभिकर्ता के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा के रूप में हम लोग जानते हैं लोग। तो देखिए कि अग्निशमन में इसका प्रयोग किया जाता है, और भोजन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा देखिए कि जो जलेबी बनाया जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है, खमीर बनाने के में भी प्रयोग किया जाता है। विरंजन चूर्ण ये हो जाएगा Ca और OCl और Ci हो जाएगा, इसका विलिंजन चूर्ण इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। स्विमिंग पूल की सफाई करने में और पेयजल के कीट शोधकों के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, और इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है CaSO4, और देखिएगा कि 1/2H2 हो जाएगा, तो या तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से हम लोग जानते हैं लोग इसे। टूटी हड्डियों को जोड़ने में देखिएगा कि जब हड्डी टूट जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर किया जाता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट का ही वो निर्माण होता है। गृह निर्माण में भी किया जाता है, और कभी कभी इसे पुताई में भी उपयोग में लाया जाता है। सतह को चिकना बनाने में, जैसे कि पुट्टी किया जाता है जो दीवार में, तो इसी का रहता है। और खिलौना निर्माण में भी देखिएगा कि जो मिट्टी का खिलौना होता है तो उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब तो थोड़ा सा जान लिए लोग। अब आगे देखा जाए, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया यानी अम्लरज किस रसायनों का मिश्रण होता है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिश्रण होता है। जब जैसे देखिए कि उस पर गंदगी बैठ जाता है, जो सोना का गहना रहता है, तो आप लोग लेके जब जाते हैं लोग सोनार के पास, तो वो एक पानी में डालता है लोग, और वो साफ़ हो जाता है। तो वो इसी का घोल होता है, उसमें जो ऊपरी परत रहता है सोना का, वो गल के उसमें अंदर आ जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का मान कितना होता है, तो 10-7 हो जाएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, और ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है, तो ये अमोनियम हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। कुछ समान पदार्थों का pH मान आपको बताना है, तो
तो पीएच मान के बारे में तो अभी हम लोग समझे हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ है, पीएच मान है, और पदार्थ है, पीएच मान है। तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। लार का देखिएगा तो 6.5 से लेके 7.5 हो जाएगा। दूध का 6.4 होता है। मूत्र का देखिए तो 6 होता है, और शराब का 2.8 होता है। सिरका का देखिएगा 2.4 हो जाएगा। नींबू का 2.2 हो जाएगा। तो ये सभी एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। देखिए कि कपड़े पेपर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिएगा कि किसी धातु के विद्युत चालकता सर्वाधिक होगा तो चांदी का। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो देखिए कि मोती का जो रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र Ca और CO3 होगा। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। आगे देखिएगा कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम हो जाएगा। और मोनेजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का है। थोरियम उत्पादन में पूरा विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है। और देखिए कि सबसे ज़्यादा केरल में इसका ये मिलता है। तो देखिए मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट हो जाएगा, और कांची गोलिन हो जाएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सा है? तो सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। ये देखिए कि इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसमें आग लग जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कि अत्यधिक कोमल खनिज टल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से होता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को बोला जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत में देखिएगा। आतिशबाजी में देखिए कि बेरियम जो होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग दिखाई देता है, और स्ट्रियम की उपस्थिति के कारण लाल गहरा दिखाई देता है। जैसे आसमानी जो बम छोड़ा जाता है तो उसमें आप देखते होंगे। सीने बार किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है। तो ये आप याद रखेगा। उसके बाद देखिए कि औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तो तांबा का खोज किया गया। क्रोलाइट और बक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। तो ये आप याद रखेगा। बक्साइट तो हर जगह पढ़ने को मिलता है, क्रोलाइट भी याद रखना है, इसी का नाम है। तो ये आप याद रखेगा। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु कम उसे बोला जाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल इसे बोला जाता है, केरोसिन तेल को। तो ये भी आप याद रखेगा। भर्जन यानी रोस्टिंग प्राय किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का। चलिए अब इधर देखा जाए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 18 कैरेट का सोना कितना % शुद्ध है, तो आपका 75% बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। सोडियम को जल में डालने पर कैसा गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? तो शीतलम के रूप में किया जाता है। शीतलक उसमें लाने के लिए, ठंडा करने के लिए। बारूद का निर्माण किस रसायन के प्रयोग से किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम है। इस्पात के जंग संरक्षण और प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा। मानव शरीर में देखिए कि कॉपर की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस धातु का उपयोग होती है? तो सेलेनियम का होता है इसमें उपयोग। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर हो जाएगा। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी कि बैड कंडक्ट कौन सी होती है? तो सीसा होता है। भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है? तो हाइड्रोजन को बोला जाता है। तो ये आप याद रखेगा। आगे देखिए कि चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। दोनों का दोनों कार्बन का ही अपरूप है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए कि प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में देखिए कि सल्फर यौगिक के उपस्थिति के कारण उसमें कड़वाहट आता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो पीच ब्लेड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम है। आगे देखिए कि सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिया गया है।
तो हरा कशिश यानी कि ग्रीन विक्टोरियल, इसका रासायनिक सूत्र देखिएगा और रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम फेरस सल्फेट होता है। रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिया गया है FeSO4 और 7H2O हो जाएगा। नीला कशिश का देखिए कि कॉपर सल्फेट इसे बोला जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा CuSO4 और 5H2O हो जाएगा। श्वेत कशिश का हो जाएगा जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4 और 7H2O हो जाएगा। लाल कशिश देखिए कि कोबाल्ट सल्फेट COS4 और HH2O हो जाएगा। देखिएगा कि इसमें मणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम अयस्क के रूप में पहचानी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें देखिएगा कि महत्वपूर्ण धातुएं और उसके अयस्क हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। तो देखिए यहाँ पे धातु दिया गया है और यहाँ पे उसका अयस्क दिया गया है। अयस्क का मतलब क्या होता है कि उससे उस धातु को निकाला जाता है कुछ प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए सोडियम और इसका अयस्क जो हो जाएगा, सोडियम का देखिए रासायनिक सूत्र Na होता है, साधारण नमक हो जाएगा CnHCl हो जाएगा, चीनी सल्फेट NaNO3 हो जाएगा, बोरॉक्स का देख लीजिए और सोडियम कार्बोनेट होता है। एल्युमिनियम का देखिए अयस्क बॉक्साइड है, बॉक्साइड का सूत्र यहाँ पे दिया गया है Al2 और O3 2H2O हो जाएगा, कैरियोलिन हो जाएगा और फेल्सपार हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा और क्रूएलाइट हो जाएगा। पोटेशियम का देखिएगा इसका K से सूचना होता है, तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट सल्फेटर इसका सूत्र हो जाएगा KnO3 हो जाएगा। कार्नेलाइट इसका सूत्र KCl MgCl2 हो जाएगा और CX2 हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट K2 और C3 हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड का KCl हो जाएगा। कैल्शियम देखिए तो इसका रासायनिक सूत्र Ca होता है। डोलेमाइट इसका अयस्क है, उसके बाद कैल्साइट इसका अयस्क है, जिप्सन है और फ्लोरस है और एब्स्टेन है। मैग्नीशियम का देखिए कि Mg होता है, मैग्नेसाइट, डोलेमाइट और कार्नेलाइट और एप्सन सॉल्ट हो जाएगा। कॉपर का तो जानते ही हैं, इसमें चाल्कोप्राइट और कॉपर पाइराइट्स हो जाएगा, कॉपर ग्लास क्यूप्राइट्स हो जाएगा और मेलेकाइट्स हो जाएगा और एरूराइट्स हो जाएगा। इसमें का जो इसका सूत्र दिया गया है, तो ये सूत्र भी आपको एक दो बार जरूर पढ़िएगा जहाँ से आपको याद हो जाए। जिंक का अयस्क देखिए तो Zn इसका सूत्र होता है और जिंकाइट होता है ZnO, जिंक ब्लेड हो जाएगा ZnS हो जाएगा, कोलेमाइन हो जाएगा ZnO3 हो जाएगा, बेलेमाइट Zn2SiO4 हो जाएगा। लेड का जो होता है Pb होता है और इसका अयस्क गैलेना और सीरूसाइट होता है, तो ये आप याद रखिएगा। टीन का देखिए कि Sn होता है, कैसे राइट हो जाएगा इसका सूत्र। कैडियम का देखिएगा Cd होता है और ग्रोनोसाइट इसका अयस्क हो जाएगा। निकेल का देखिएगा कि Ni होता है और मिलेराइट इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। मैग्नीज Mn हो जाएगा। पायरोलुसाइट MnO3 और मैग्नाइट इसका सूत्र हो जाएगा। आयरन Fe होता है। हेमेटाइट और लिमोटाइट और देखिए लिमोनाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट्स और कॉपर पायराइट्स हो जाएगा। मरकरी का तो जानते ही हैं, इसे पारा के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, Hg होता है। सिनेबार इसका अयस्क है। सिल्वर देखिए कि Ag होगा इसका और रूबी सिल्वर हो जाएगा और हर्म सिल्वर इसका क्या बोलेंगे अयस्क है। गोल्ड देखिए Au होता है और केल्वेराइट इससे निकलता है और सिल्वे नाइट से निकलता है। यूरेनियम कर्नेटाइट और पीच ब्लेड इसका अयस्क हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि थोरियम का मोनियाजाइट हो जाएगा। तो थोरियम तो जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा है और केरल का तो तट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मोनेजाइट से ये निकाला जाता है, मोनेजाइट इसका अयस्क हो जाएगा। थोरियम का सूत्र Hs होता है, तो ये तो आपको पता ही है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, उसके बारे में पढ़ा जाए। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO हो जाएगा। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाले स्याही निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। कभी आप वोट दिए होंगे तो देखिए कि आपके जो कानी उंगली होता है उस पर स्याही लगा देता है लोग, और वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्वांजाइट रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है, Na
2SiO3 हो जाएगा। पल्स S किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को बोला जाता है। K से पोटेशियम का ये सूचक है और K2SO3 हो जाएगा इसका सूत्र। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है। एंटी फंगल में उपयोग आता है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो देखिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रथम स्थान पे है, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि आयरन पायराइट्स, इसका रासायनिक सूत्र देखिएगा कि FeS2 हो जाएगा। रासायनिक यौगिक को यानी आयरन पायराइट्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। देखिए कि जो मेला वाला लगा रहता है वो सोने के रूप में देखिएगा कि बहुत सारा वहाँ पे गहना बनाया जाता है और गहना बेचा जाता है, तो वही सब ये है, पायराइट्स का ही बनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो हम लोग का टॉपिक है अधातुएं हैं यानी कि नॉन मेटल। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझा जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो देखिए अधातुएं का मतलब क्या होता है कि जो धातु नहीं होता है लोग, और धातु उसे हम लोग बोलते हैं लोग जब उसे पीटने के बाद वो चादर के रूप में फैलना स्टार्ट हो जाए और उसमें टन टन का आवाज़ है। और अधातु का मतलब क्या होता है कि जब उस पर हम लोग किसी हथौड़ी से मारेंगे तो वो भुरभुरा हो जाएगा और वो महीन होते चला जाएगा और टन टन का आवाज़ नहीं आएगा। तो इसका मतलब अधातु होता है। तो इसके बारे में चलिए देखा जाए। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और अथवा हीलियम भरी जाती है। तो दोनों में से कोई भी एक भरा जाता है। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसीलिए। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छी से दिखाई दे। आंसू गैस यानी टीयर गैस किसे कहा जाता है? तो अमोनियम को बोला जाता है। अमोनियम का सूत्र NH3 होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O। इसके बाद देखिए कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पे कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है, D2O होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो हेरोल्ड यूरे के द्वारा खोज किया गया था। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो विपरीत प्रसारण के द्वारा ये किया जाता है। फिटकिरी यानी एल्यूम गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? तो स्कंदन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का उदाहरण है। पानी आयनिक लवण का शुभ लायक क्यों है? तो क्योंकि देखिए पानी का द्विध्रुवीय अघूर्ण होता है, इसीलिए। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो जल में हाइड्रोजन देखिए तो 11.11% होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुक दृष्टि से हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्मलीकरण के द्वारा किया जाता है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का ये पदार्थ है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है और आयतन के हिसाब से? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना? 78%। तो ये याद रखेगा। और ऑक्सीजन आपका पाया जाता है 21% और बाकी इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड किस अणु का आकार कैसा होता है? इसका अणु का आकार तो अष्टफलिकनीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप में आता है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनियम है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र देखिए तो ये सिंदूर में आपका शीशा मिला रहता है। तो देखिए कि Pb तो शीशा का ही सूत्र है, Pb3 और O4 हो जाएगा। सामान्य ताप पे आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में। भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का जो लेड बना होता है, देखिए कि पेंसिल से जो लिखा जाता है उसका लेड ग्रेफाइट का बना होता है।
किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 90 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होता है। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। और सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमेन्स पाया जाता है, जो 80 से 70 के बीच में उसमें कार्बन रहता है। एंथ्रासाइट देखिए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत में आपका जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? तो लिग्नाइट में हो जाएगा। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग देखिए कि पीराहारी के तहत किया जाता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिए कि कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी CO2। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पे कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारा का वाष्प से भरा जाता है ट्यूबलाइट में। देखिए कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो प्रिस्टले के द्वारा किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। वायु की मुख्य संगठन कौन सा है? तो नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन आपका 21%, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या लिया जाता है? तो हीलियम गैस को उसमें मिश्रित किया जाता है। देखिए कि हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ पे दिया गया है और परमाणु संरचना दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत और परमाणु संरचना। प्रोटियम देखिए, तो देखिए 1 अथवा H समान हाइड्रोजन, यह एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 है। ड्यूटेरियम यानी D2H, तो देखिए कि एक इसमें आपका 1 और H2 हो जाएगा। तो इस अथवा D यानी भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें रहता है। तो देखिए कि 1 और 2 3 हो गया, तो 1 2 3 यही तो इसमें जोड़ा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दिया जाता है, तो यही यहाँ पे 2 है। तो ये थोड़ा सा आप तो जानते ही होंगे। देखिए इसके बाद टाइटेनियम 1 और H3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो जाएगा और प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रियता समस्थानिक है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो CaOCl और Cl हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। एक समान शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। शुद्ध बल्ब किससे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेरिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो देखिए कि ये ब्रोमीन हो जाएगा। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन में होता है। जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं या अथवा अपूर्ण होते हैं? तो पूर्ण होते हैं। चलिए इसमें इसके बाद इधर देखा जाए। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनॉन को। पटाखे के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सेलेनियम है। विरंजन अभिकर्मण के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सरी मछली की तरह दुर्गंध कौन सी गैस देती है? तो ओजोन देती है, O3 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा।
विद्युत अपघटनों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन अम्ल में प्रबलतम अपचायक कौन है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। पल्सिंग गैस के में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड के नाम सिल्वर कार्बाइड को जाना जाता है। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग की जाने वाले प्रतिशत कौन है? तो अमोनियम हो जाएगा। डॉक्टर का निषेचक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O हो जाएगा। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर हो जाएगा। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन हो जाएगा। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन हो जाएगा आपका। हीलियम, आर्गन, नियॉन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मौसम संबंधित अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रियता समस्थानिक होता है? तो ट्राइटियम होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का किया जाता है। देखिए कि कृत्रिम गर्भधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो ये आप याद रखेगा। इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक है ये हम लोग का है मिश्र धातु और उप धातु है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। मिश्र धातु किस पदार्थ के सम्मिश्रण को स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए कि मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकता है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। गैसीय हॉल किस पदार्थ का मिश्रण है? तो एथिल एल्कोहल प्लस प्रोटीन पेट्रोल हो जाएगा, सॉरी। टांका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तो तांबा और जस्ता से। तांबा यानी Cu और टीन एसएन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो कांसा हो जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली और संक्षारणीय, प्रतिरोधी तथा धातु की तुलना में अधिक लागन प्रभावी होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का मिश्रण है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। तो ये देख लीजिए। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। सिलिकॉन यानी Si और ऑक्सीजन O का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र देखिए SiO2 होता है। और इसके बाद देखेंगे लोग कि जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसे अवसादन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त है? तो बोरॉन हो जाएगा। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। और इसके बाद देखिए लेड में प्रयोग होने वाला गैलियम आर्सेनिक किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। पुनः लेखन युग यानी रीराइटेबल CD और DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो टेक्यूरियम है। धाबा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी लेंस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर चिप के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम किस धातु की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन हो जाएगा। स्टील, पीतल, कांसा, तांबा में कौन सी मिश्र धातु है? तो तांबा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अम्लगमन क्या होता है? तो पानी के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है तो क्वांटेजाइट कांच में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु प्रयोग में आता है? तो तांबा, जिंक और निकेल हो जाएगा। पेयजल में आर्सेनिक कितनी मात्रा में सुरक्षित मानी जाती है? तो 10% उसका
भाग प्रति बिलियन हो सकता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इन सभी धातुओं में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा होता है। चलिए देखिए, धातु 7 धातु हैं, जिसमें देखिएगा सॉरी 7 उप धातुएं हैं, जिसमें बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और ट्यूलिनियम है और पोलेनियम है। लोहे उच्च धात्विक बंधन के कारण अम्लगम का निर्माण नहीं करता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कुछ समान उपधातु दिया गया है, तो इसमें देखिए कि मिश्र धातु संगठन और उसका उपयोग से बात किया गया है। तो देखा जाए, यहाँ पे उपधातु है और इसके संगठन और उपयोग है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कांसा यानी ब्रॉन्ज मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, भी यही हो जाएगा। देखिए कि कांसा बनाने में तांबा 88% होता है और टीन इसमें 12% होता है। मूर्ति, सिक्का और बर्तन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पीतल देखिए कि ब्रांस, तांबा इसमें 70%, 30% जिंक होता है। बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। गन मेटल देखिए कि तांबा 88%, टीन 8 से 10%, जिंक 2 से 4% होता है। मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। टाँका या शोल्डर इसे बोला जाता है। टीन इसमें 50 से 60% होता है और लेड इसमें 40 से 50 होता है। ये धातुओं को जोड़ता है। ज़्यादातर लोहे के जो होता है लोग मशीन टूट जाता है तो उसको जोड़ा जाता है। इसके बाद देखिए कि गन मेटल, बेल मेटल के नाम से जाना जाता है। तांबा 80% और टीन इसमें 20% होता है। बर्तन बनाने में, घंटी बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, निर्माण में आता है। रोल गोल्ड, तांबा 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है। सोने जैसे दिखने वाले आभूषण का निर्माण किया जाता है। डच मेटल, तांबा 80 से 85 और जास्ता 15 से 20%। धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। धाबा रहित इस्पात, तो क्रोमियम देखिए कि 5 से 20%, निकेल 8 से 10 और साधारण इस्पात इसमें रहता है। घरेलू बर्तन शल्य क्रिया के उपयोग के लिए और ब्लेड आदि के निर्माण में किया जाता है। क्रोमियम स्टील देखिए कि क्रोमियम इसमें 2 से 3%, आयरन 95%, कार्बन 0.5 और मैग्नीशियम 0.5 से 1% के रहता है। घरेलू बर्तन शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम देखिए कि एल्युमिनियम 95 से 96%, मैग्नीशियम 2%, आयरन इसमें 2 से 3% होता है। धातु के दर्पण वैज्ञानिक तंत्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ड्यूरालेनियम देखिए कि एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0 से 5% और मैग्नीशियम और कॉपर इसमें 4% होता है। प्रेशर कुकर वायुयान के ढांचा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर देखिए कि कॉपर 50%, जिंक 30% और निकेल 15% होता है। हीटिंग कोयलाइस में बर्तन और नल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रोवेंडियम स्टील, आयरन 97 से 98%, क्रोमीन, मैग्नीज और कार्बन इसमें रहता है। स्प्रिंग और पहिए की धुरी के बनाने में, निर्माण में काम आता है। टंगस्टन स्टील देखिए कि टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन होता है। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरणों बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज देखिए कि कॉपर 90% और 10% एल्युमिनियम होता है। सिक्के, बर्तन, आभूषण, पेंट बनाने में काम आता है। नाइक्रोम देखिए कि निकेल इसमें 55 से 60, क्रोमियम 20%, आयरन 20 से 25% होता है। इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी का उपयोग इसके निर्माण में किया जाता है, तो ये हो जाएगा अग्निरोधी जो होता है उसके निर्माण में किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। देखिए कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.1 से 2% होता है। भूपट्टी की कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा होती है? तो 0.001% होता है। देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है कार्बनिक रसायन है, यानी ऑर्गेनिक केमिकल। तो चलिए देखा जाए। तो देखिए कि पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलक के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा एथिलीन के द्वारा किया जाता है।
डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु हो जाएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड के प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो छपाई में। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल हो जाएगा। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या बोला जाता है? तो टेफ्लॉन बोला जाता है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक तत्व क्या कहलाता है? तो अपस्फोटन बोला जाता है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन, ट्यूलिन और जाइलिन का मिश्रण उसमें मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिझाव के कारण हुई है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, यानी मिक। चलिए आगे देखिए, किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्डाइट और ब्लीचिंग जिलेटिन का पदार्थ पाया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इधर देखा जाए तो देखिए, इसमें दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया और टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता था? तो DDT हो जाएगा, डाइक्लो डाइफिनोल और ट्राइकोएथेन हो जाएगा। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एमिनल चारकोल हो जाएगा। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। फल को पकाने के लिए किस आयरन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। शक्कर के क्यूनन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। युद्ध स्तर पर प्रयोग की जाने वाले विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से बनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। धान के खेत से किस गैस का उत्पादन होता है? तो मीथेन गैस, यानी मार्स गैस, CH4 हो जाएगा इसका सूत्र। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो इथाइल एल्कोहल होता है 95%। बेकेलाइट किस पदार्थों के संगठन से बनता है? तो फिनॉल फॉर्मेफिलाइट हो जाएगा। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन हो जाएगा। किसका प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। किस विस्फोटक को नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है? तो TNG, यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा पाया जाता है? तो कार्बन होता ही होता है। फॉर्मेलिफाइड का देखिए 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो फॉर्मेलिन बोला जाता है इसे। देखिए कि आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक है का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजीनॉल पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एलिथ्रीन हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहा जाता है। दूध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। धूम्र कुआं स्मॉग में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो पायरॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट हो जाएगा। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लुई पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो लाइकोनिक अम्ल हो जाएगा।
न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होता है? तो ओलिक अम्ल हो जाएगा। डायनामाइट का मुख्य संगठन रसायन कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। रेडेटिनसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहे के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशे में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो एथेनिल होता है। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोटक का कारण है? तो वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। वैज्ञानिक व्हीलर द्वारा सर्वाधिक किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप में प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया? तो यूरिया हो जाएगा। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉसिन गैस को जाना जाता है। प्रशीतक फेनॉल का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोफेनॉल मीथेन हो जाएगा। देखिए कि कार्बोक्लेसिक अम्ल तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाया जाता है? तो एस्टरीकरण इसे बोला जाता है। हेक्सोक्लोराइड बेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गमेक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें यौगिक दिया गया है और उसका प्रयोग दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे ग्लूकोज और इसका सूत्र देखिएगा C6H12 और O6 हो जाएगा। शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में किया जाता है इसका प्रयोग। यूरिया देखिएगा कि NHONH2 हो जाएगा। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म देखिएगा कि CHCl3 सल क्रिया में निषेचक के रूप में वसा तेल और विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिएगा कि CF3 हो जाएगा। AC रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एरोसोल प्रणोदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन CH और H5ONO2 हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। डाइक्लोमेथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में एस्ट्रोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस इसका मुख्य उपयोग देखिए कि पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के रूप में किया जाता है। टीयर गैस। मास्टर गैस देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा के सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। और सल्फर मास्टर भी इसे बोला जाता है। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्प्रिन देखिएगा कि इसका उपयोग ज्वर, दंत जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन देखिएगा कि मुख्य उपयोग फिनालिन और रोल के रूप में किया जाता है। और उसके बाद बात किया जाए देखिए कि नेफ्थिलीन का प्रयोग कीटनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़े हटाने को और देखिए कि दूर रखने वाले गोलियों के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए कि एथेनिल ग्लाइकोल कारों में प्रतिहिमक कारण के रूप में किया जाता है। आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में और पैराडिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्टोस देखिए अग्निशामक वस्त्र के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि का आविष्कार से मिली है। तो डायनामाइट हो जाएगा। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट और हेक्सोजन और T4 है। टेरिलिन क्या है? तो कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइट के किस तनुकृत घोल से उतलीय को फैलाकर किया जाता है? तो इरोसिन हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए लास्ट में दिया है क्यूनन का प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा हम आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में समझा दें। तो देखिए भौतिक परिवर्तन उससे बोला जाता है जो अपने मूल स्थिति से परिवर्तित होकर और फिर पुनः उसमें आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, तो अगर पानी देखिए कि बर्फ़ में जम गया तो पानी से क्या बना? बर्फ़ बना। और बर्फ़ से फिर क्या बन सकता है? गैस बन सकता है। और पानी से सीधे गैस बन सकता है। लेकिन पुनः देखिए कि बर्फ़ से पानी बन सकता है, गैस से फिर पानी बन सकता है। तो ये फिर पानी के रूप में आ गया। तो इसे भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि अपने मूल जो उसका स्थिति था उसमें नहीं आ पाए। जैसे कि मान लीजिए कि आलू है और आलू का सब्जी अगर बना दिया जाए, फिर चाहा जाए कि उससे आलू बनाया जाए तो बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन बोला जाता है, यानी ऊर्ध्वपातन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है।
आगे देखिए कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा क्लोराइड तंत्र प्रयुक्त होता है। तो गैस में द्रव शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विलयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा के रूप में होता है। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस मिश्रण से ठोस विलयन को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो ये हो जाएगा। पायस किस प्रकार का क्लोराइड है। तो द्रव से द्रव में आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो नियत ताप पे ये लागू होता है। समान ताप पे और दाब पे गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो ये वो ग्रोडो किया था। चलिए आगे देखिए। आदर्श गैस की ऊर्जा उसकी किस स्थिति पर आधारित है। तो तापमान पे। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है। तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका दाब घट जाता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है। तो चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण देखिएगा कि पी भी बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो एक मोल गैस को प्रदर्शित कर रहा है। आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो गैस के मोल संख्या पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए कि पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहारिक रूप में दर्शाता है। तो चार्ल्स के नियम हो जाएगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो परम शून्य तापमान, और परम शून्य तापमान कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। स्थिर ताप पर किस गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है। उसका अनुभार कितना हो जाएगा। तो 28 हो जाएगा। बादल यानी स्काई का क्लोराइड परीक्षण है। तो वायु के परीक्षण माध्यम से जल बिंदु का होता है। पानी में उपस्थित क्लोराइड कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो स्कंदन के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए कि समान ताप और दाब यानी NTP से क्या आशा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से या 273 डिग्री केल्विन तापमान को सामान्य तापमान और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किस गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है। तो गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कि क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए इसे स्टार्ट किया जाए। तो देखिए कि उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो वर्ग 18 में रखा गया है। हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटने का क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी का सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सा है। तो स्टेटिन है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व होता है। तो शून्य वर्ग। देखिए सभी गैस अक्रिय गैस और एक परमाणुक तत्व है। जब किसी परमाणु के ब्रह्मतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो ऑस्मियम हो जाएगा और ये सबसे भारी तत्व भी है। आवर्त सारणी में देखिए कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं होने के क्या कारण है। तो हाइड्रोजन का क्षार और धातु और हाइड्रोजन दोनों में से समानता रखना। इसके बाद देखिए तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रियता समूह कहलाता है। तो एक्टिनाइट समूह इसे बोला जाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं। तो एक्टिनाइट समूह में रखा जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे गुण है और यहाँ पे वर्ग से ऊपर के नीचे तरफ आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे। तो परमाणु का आकार देखिए कि वर्ग से ऊपर के नीचे आने पे बढ़ता है और आवर्त से दाएं जाने पे घटता है। विद्युत धनात्मक यहाँ पे बढ़ेगी और यहाँ पे घटेगा। आयनन ऊर्जा यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे बढ़ेगा। और विद्युत ऋणात्मक यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे घटती है और आवर्त से बाएं से दाएं जाने पे ये बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पे ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा और बाएं से दाएं जाइएगा तो बढ़ेगा।
किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में पाया जाता है। आंतरिक संक्रमिक तत्व क्या है? तो लेथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी में तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं, तो वर्ग उसे बोला जाता है। तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व है, तो यहाँ पे देखिए कि कुल ज्ञात तत्व अभी तक 118 है, हालांकि 124 हो गया है अभी वर्तमान में। तो ये हो जाएगा। प्राकृतिक में प्राप्त तत्व है 94, कृत्रिम विधि से निर्माण तत्व है 24, धातु तत्वों की संख्या है 91, अधातु तत्वों की संख्या है 20 और उपधातु तत्वों की संख्या है 7। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्की तत्व धातु तत्व देखिए तो लिथियम हो जाएगा। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? तो ब्रोमीन है, तो ये याद रखेगा। विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। विद्युत की सुचालक अधातु तत्वों में ग्रेफाइट हो जाएगा। सबसे अधिक आघातवाणी तत्व सोना होता है, यानी कि पीटने के बाद सबसे ज़्यादा वो फैलते जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन हो जाएगा और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम हो जाएगा। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम है और हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम है। मेडलिप के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु भार। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित टिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डुबे राइजर के द्वारा किया गया। देखिए कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। अब आगे देखेंगे लोग, तो आगे पीरियोडिक टेबल दिया गया है, तो इसमें पढ़ाना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसमें तो देखिए है कि इसमें नहीं पढ़ाएंगे इसे। इसका स्पेशल एक जो केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसे। इससे पढ़ लीजिएगा तो आपका 4-5 नंबर तो किसी भी एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो इसे पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक, चलिए विविध देखा जाए। तो दिया गया है रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गीगर काउंटर के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस से उपस्थित होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाता है। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया? तो चार्ल्स वुडियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि चार्ल्स वुडियर प्रायोगिक क्षेत्र और उपयोग, तो इसको देखने से पहले थोड़ा इधर देख लिया जाए। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो थोरियम को बोला जाता है और थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में केरल में पाया जाता है। निर्जन क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है NH4 और 2SO4 हो जाएगा। N2 और H2 द्वारा अमोनियम बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का। सामान्य गैस समीकरण क्या है? तो PV बराबर nRT हो जाता है। देखिए कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का उदाहरण है। इसमें आप देखिएगा कि प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग दिया गया है और इसमें प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक, तो इसमें अनुसंधान है और यहाँ पे चिकित्सा से संबंधित दिया गया है। तो देखिए कि कार्बन आयु गणना, तो इसका प्रयोग किया है तो जीवाश्म यानी मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने के लिए इसमें प्रयोग में रेडियो समस्थानिक देखिए कि कार्बन 14 होता है और C14 इसे बोला जाता है, तो कार्बन का नाम ही है। यूरेनियम लेड आयु गणना, इसमें पृथ्वी एवं चट्टानों की आयु ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम 238 और लेड आपका 265 दिया है, तो ये आप देखिएगा। इसके बाद देखिए कि रुबिडियम स्टोडियम आयु गणना, इसमें चट्टानों और खनिजों की आयु ज्ञात करने में होता है। रुबिडियम यानी कि RB 87 और स्टेडियम यानी कि SR 86 होगा, तो ये हो जाएगा।
पोटेशियम आर्गन आयु गणना किस लिए किया जाता है? तो भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। पोटेशियम का सूत्र जानते ही हैं कि होता है, और आर्गन का जानते हैं AR होता है। तो ये तो हो गया। और चिकित्सा के देखिए कि चिकित्सा में इसका उपयोग क्या है, तो टेजर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में, विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। जिससे ट्यूमर की जांच में देखिए आर्सेनिक 74, और थायराइड्स ग्रंथि की सक्रियता की जांच में देखिए कि आयोडीन 131, अल्प रक्तता क्षय रोग की जांच में देखिए कि फ्लोरीन 59 हो जाएगा। अंगों की संरचना में अध्ययन में टेक्टिनियम 99 हो जाएगा। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 16 का कैंसर के उपचार में किया जाता है। और ट्यूमर को नष्ट करने में देखिएगा कि सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। अस्थि के रोगों के उपचार में देखिएगा फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरण उपयुक्त होता है। पौधे में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 सबसे अच्छा होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के अध्ययन में देखिएगा फास्फोरस 32। तेलों की कुआं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जाँच करने में अमेरिकन 241 का प्रयोग किया जाता है। तेल के कुओं के अध्ययन और पाइपलाइनों के रिझाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों के प्रणोदक प्रणाली ईंधन के रूप में यूरेनियम 35 का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो रहा कि धातु का प्रयोग कर करके उसका उपयोग जो है। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, तो ये तो सभी को पता है। जंग लगने पर लोहे की भार पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है, तो ये तो सभी को पता है। मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है, तो मूत्र में अमोनियम की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया, तो आईजीमान किए। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और देखिए कि भारत में जल विलयनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दे किसका प्रयोग युद्ध में छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है? किस पदार्थ से बने होते हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड से बना होता है। यशद पुष्प किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है। रेशम किसका उदाहरण है, तो प्राकृतिक बहुलक का, तो ये याद रखेगा। इसके बाद देखिए कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्या है, तो क्रायोजेनिक्स इसे बोला जाता है। पदार्थ यानी द्रव वह अवस्था है जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है, क्या कहलाता है, तो ठोस कहलाता है। देखिए कि ये तो ठोस का ये हो गया। और जिसका निश्चित अवस्था नहीं होता है, आकृति नहीं होता है, और लेकिन लिक्विड होता है, तो उसे जो द्रव अवस्था में रहता है तो उसे लिक्विड बोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट देखिए कि NO3 इसका रासायनिक नाम है, का प्रयोग किस पदार्थ के निर्माण में होता है, तो उर्वरक के निर्माण में होता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है, तो हाइड्रोजन से हुआ है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो CH4 यानी मीथेन हो जाएगा। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, तो भूपट्टी में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फेरस सल्फेट हो जाएगा। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाई जाता है, तो अपरूपता उसे बोला जाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, तो आयतन और तापमान के मध्य जो संबंध होता है उसके। CNG का पूर्ण रूप क्या है, तो CNG का पूर्ण रूप देखिएगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो ये आप याद रखेगा। परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो एनरिको फर्मी के द्वारा ये किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, तो हेनरी मैकुरेल के द्वारा किया गया 1896 ईस्वी में। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ बहुलक है और उसका उपयोग है, तो देखिए इसमें तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। तो देखिए कि बहुलक और उपयोग। नायलॉन 6 रेसे प्लास्टिक टायर और रस्सी बनाने में। नायलॉन 66 ब्रश संश्लेषित रेसे, पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में। बेकीलाइट गियर सुरक्षा परत और विद्युत उपकरण बनाने में।
मेलामाइट फॉर्मेलाइट इसका प्लास्टिक के रेसिन और बर्तन बनाने में। पॉलीएक्रोनाइट्रेट संश्लेषित रेसे और संश्लेषित ऊन बनाने में। स्टाइरिन ब्यूटाइल रबर ये ऑटोमोबाइल टायर और चप्पल बनाने में इसका प्रयोग होता है। नाइट्रन रबर देखिए कि सीले बनाने में, टैंक के स्तर पे बनाने में होता है। पॉलीइथाइल एक्राइलेट फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरिलिन रेसे, बेल्ट तथा तार टेंट बनाने में। ग्लिटन प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथिलीन विद्युत रोधक पैकिंग, घरों तथा प्रयोगशाला बनाने में। पॉलीस्टाइरीन देखिए विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ और खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं बनाने में। पॉलीविनाइट क्लोराइड ये रेनकोट, बैग, बिनाइट और फर्श चमड़े के कपड़े बनाने में। टेफ्लॉन देखिए विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में प्रयोग में इसका किया जाता है। बायोडीजल के निर्माण में देखिएगा जेट्रोफा, सरसों और रुजबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कि किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाप्स लैंप का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्षणीय यानी पीली रोशनी होती है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर बायोमेट हो जाएगा। यूरेनियम में देखिए कि नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ होता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और तंबाकू के जो खेती किया जाता है तो पत्ता जो होता है उसे सुखाया जाता है, तो उसे टिंकरिंग के नाम से जाना जाता है। पीएम का संक्षिप्त रूप क्या है, तो प्रोटीन एनर्जी पॉलीन्यूट्रिशन हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छररोधी कोलाइट में पाइरेथियम, पाइरेथ्रिन, एंथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं, एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशमन यंत्र में कौन सा गैस प्रयोग में की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रमुख घटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा द्वितीयक संगठनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नायलॉन हो जाएगा, इसे रेयन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इधर इसमें देखिए कि सीमेंट मुक्त किसका मिश्रण है, तो कैल्शियम सिलिकेटो और एल्युमिनियम का हो जाएगा। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट देखिएगा कि क्या है, तो एक मिश्रण उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो एल्युमिनियम यौगिक मिलाया जाता है। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अमरूद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व है, तो देखिए कि इसमें 16 प्रकार का दिया गया है, जिसमें हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन और प्लूटोनियम और क्लोरीन, ये हो जाएगा आपका। साबुन का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो इसका विधि जो बोला जाएगा साबुनीकरण हो जाएगा। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो C10 संख्या हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन है, तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा, हरा और पीला रंग। क्यूप्रस लवण हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला। कार्बन देखिए कहरुआ और कोबाल्ट ऑक्साइड देखिए कि गहरा नीला हो जाएगा। सोडियम क्रोमेट या फेरिक एसिड देखिए कि ये हरा हो जाएगा। सिलोनियम ऑक्साइड नारंगी लाल। फेरिक लवण और सोडियम यूरेनेट प्रदीप्तिशील पीला। गोल्ड क्लोराइड और पर्पिल ऑफ कासियन ये रूबी जैसा लाल हो जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड ये चटवा लाल हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि क्यूप्रिक लवण ये पीकॉक नीला हो जाएगा। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जो 46.86% और सिलिकॉन में देखिए कि 27.72% की उपस्थिति है। इसके बाद देखिए कि प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उसका उपयोग दिया गया है। पॉलीथीन
पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल आदि खिलौना बनाने में प्रयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड देखिए कि जलपूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन एस्टाइरीन खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेटों और सीडी केस, रेडियो टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में किया जाता है। ल्यूसाइट, एक्रिलिक ग्लास और एक्रिलाइट ये कांच के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कंस्टेक्स लेंस के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन देखिए कि नॉन स्टिक बर्तन यानी कि जिसमें धुआं नहीं चिपकता है और गैस्केट आदि निर्माण में किया जाता है। द्रवित प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो खाना पकाने में और वाहन के ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांतिकरण औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कि घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिझाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो एथिल मरकेप्ट हो जाएगा। कौन से ईंधन से सबसे कम वायु पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो द्रव प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाएगा। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। पारा यानी कि धातु सामान्यतः ताप पे द्रव अवस्था में होता है। पारा का इंग्लिश मरकरी होता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो ये भारत के वैज्ञानिक सीवी देसाई हैं। जेट्रोपा नामक वनस्पति को किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल हो जाएगा। क्लोरीनी क्या है? तो संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ा मात्रा में मिलाना। आवश्यक तेल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टोपीनाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए इधर ऑक्टेन संख्या किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो एनहेनेक्स हो जाएगा। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबा के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जे थॉमसन हो जाएगा। सीमेंट को शीघ्र जमन से बचाने के लिए क्या उसमें मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है। सबसे प्रभावी पीड़ानाशी कौन सा है? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। इसके बाद देखिए कि दर्द निवारक मरहम और आयोडेक्स में किस रसायन का प्रयोग गंध आती है? तो मिथाइल सिलेट का आता है। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो मृदु जल में। ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस के कारण होता है। इसके बारे में तो बहुत बार हम बता चुके हैं डिटेल में। इसके बाद देखिए सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? तो साइटोसिलिकोसिस हो जाता है। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? तो अपमार्जक को बोला जाता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। समान उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? तो एक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। उर्वरक के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग में किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकारक के कारण हो जाएगा। और देखिए कि इसमें विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोन पदार्थ मिलाया जाता है। इसके बाद अगला जो हम लोग का टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो देखिए एक एक करके देखा जाए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है और न्यूट्रॉन के देखिएगा तो जेम्स चैडविन हो जाएंगे। पॉजिट्रॉन के कार्ल्स एंडरसन हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के मोजले और द्रव्यमान संरक्षण का नियम वेलाइजर और गुणित अनुपात नियम डाल्टन हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन हो जाएगा। आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये आइंस्टीन के द्वारा बताया गया था। गैसों का विसरण नियम देखिएगा तो ये ग्राहम के द्वारा बताया गया था। चार्ल्स का नियम चार्ल्स के द्वारा। आधुनिक आवर्त सरणी मोजले के द्वारा दिया गया। त्रिक नियम देखिएगा कि डॉबेराइनर के द्वारा दिया गया। क्वांटम सिद्धांत मैक प्लैंक के द्वारा ये दिया गया। उसके बाद देखिए कि अपवर्जन सिद्धांत देखिए कि पाउली के द्वारा दिया गया। और तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया। क्रमिक रचना नियम बाउल के द्वारा। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता देखिए तो जूलियट के द्वारा।
और वर्ग विस्थापन नियम, सॉन्डी और फ्रेंजन के द्वारा तनुता का नियम, ओबर्स्टर्डन के द्वारा विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया। इसके बाद देखिए कि सहसंयोजनता लुईस के द्वारा ये दिया गया। पीएच मापक्रम यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन सोरेंस के इसके खोजकर्ता हैं। आवर्त सारणी के डिमिट्री मेंडलीफ हैं। और अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत नील्स बोर्स हो जाएंगे। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुर्ट्ज के द्वारा दिया गया। अनिश्चित नियम देखिएगा कि हाइजेबर्ग के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखिए कि क्लोरीन का खोजकर्ता सीले हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और इधर देखा जाए रेडियो सक्रियता, तो रेडियो सक्रियता आप जानते ही होंगे, हेनरी बेरेल हो जाएंगे। समस्थानिक के सॉन्डी और भारी जल के यूरे। हीलियम के लॉकियर हो जाएगा। ऑक्सीजन के प्रिस्टले एवं सीले हो जाएंगे। सोडियम के डेवी और पोटेशियम के भी डेवी। रेडियम के क्यूरी दंपति हो जाएंगे। थोरियम के बर्जिलिनिस और यूरेनियम का कैलेफ्रोथ। प्रोटॉन का देखिए कि रदरफोर्ड और नाभिक का देखिएगा रदरफोर्ड। मेसॉन का देखिए कि युकावा। स्थिर अनुपात नियम प्राउस्ट। उत्क्रम अनुपात नियम रिचर्ड। और प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरी हर्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वैद्युत संयोजकता क्रॉसेल। उत्प्रेरण देखिए कि बार्जेलिसियन और हाइड्रोजन देखिए कि कैवेडियंस हो जाएंगे। नाइट्रोजन के खोजकर्ता डेनियल रदरफोर्ड। आर्गन का रेग्जे और रेले। मैग्नीशियम का डेविड। कैल्शियम का देखिए तो डेवी। और अवगाड्रो की परिक्रमणा अवगाड्रो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा दिया गया था। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। आंशिक दाब का नियम डाल्टन के द्वारा। और परासरण दाब का नियम बर्कले के द्वारा दिया गया था। और देखिए कि पोलोनियम का मैडम क्यूरी हो जाएगा। देखिएगा कि कोक कोयले के भंजन आसवन के द्वारा पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी कि लकड़ी को जला के प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि आगे अगला जो टॉपिक है रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे दिया गया है व्यापारिक नाम दिया गया है और यहाँ पे उसका सूत्र दिया गया है और यहाँ पे रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl इसका सूत्र हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3 हो जाएगा। धवन सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2 और CO3 और 10H2O हो जाएगा। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा। सुहागा बोरॉक्स हो जाएगा, Na2B4O7 10H2 हो जाएगा। फिटकिरी का देखिए तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा और इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है K2SO4 Al हो जाएगा, SO4 हो जाएगा और 24H2O हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। सोडा देखिए कि पोटेशियम नाइट्रेट तो KN3 हो जाएगा। बिरंजन ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम है और CaOCl और Cl हो जाएगा। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और OH2 हो जाएगा। जिप्सम का देखिए कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 और 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमिडेट हो जाएगा। चौक का देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO हो जाएगा। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। नौसाधन ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो जाएगा। लाफिंग गैस या हार्स गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा। लाल सिंदूर या लेड हो जाएगा लेड परऑक्साइड ये Pb3 हो जाएगा O4। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लिक अम्ल हो जाएगा HCl हो जाएगा। अम्लरज सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लिक अम्ल हो जाएगा HN3+3HCl हो जाएगा। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है CO+H2 हो जाएगा। बॉक्साइड देखिए कि हाइड्रेट एल्युमिनियम हो जाएगा, इसका सूत्र Al2 3O3 और 2H2O हो जाएगा। शुष्क बल्ब देखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका होता है MgO। जिंक के देखिए ब्लैक जिंक सल्फाइड होता है ZnS हो जाएगा। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D हो जाएगा। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिलिकट डाइऑक्साइड हो जाएगा SiO2 हो जाएगा।
मार्स गैस मीथेन होता है। CH4 इसका हो जाएगा। सिरका का देखिएगा कि एसिटिक अम्ल का तंतु विलयन। CH3 COOH। एल्कोहल का देखिएगा इथाइल एल्कोहल हो जाएगा C2H3O सॉरी H5 और OH हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है जिसका आविष्कार 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये आपका हो गया। इस प्रकार देखिए कि टोटल हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं लोग। इसके बाद जब हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ से आपका रिवीजन और अच्छा तरीक़ा से हो जाएगा, और इसका क्लास जब कराएंगे तो वहाँ से तो सभी क्वेश्चन एक एक करके देखना है। तो कोई भी सलाह देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट कीजिए, और लाइक कमेंट करके ही जाइए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ही इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।